हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल स्टाफ में। मेरा नाम है निधि पाठक। आई एम 3 टाइम यूजीसी नेट क्वालिफाइड इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट और मैं करवा रही हूँ आपको जून 2025 की तैयारी। हाँ जी, तो आज हमारी क्लास 6 है जिसमें हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। अगेन 10 एमसीक्यूज होंगे आज की क्लास में हमारे, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको हर एमसीक्यू के साथ उसका कंसेप्ट भी समझाती हूँ, जैसा कि आपको पता है। तो आपने जो है सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद आपने वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद खुद आंसर ट्राई करना है, उसके बाद जो है आपने आंसर देखना है और उसकी एक्सप्लेनेशन सुननी है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का इसमें से कौन सा फीचर नहीं है, नॉट पूछा हुआ है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? हमारे पास आंसर आ जाएगा, हाँ जी, आपके पास देखो ऑप्शन में परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लायबिलिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स। तो जो कंपनी है उसके फीचर में परपेचुअल सक्सेशन आता है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि कंपनी की कभी डेथ नहीं होगी अगर उसके मेंबर की किसी की डेथ हो गई तो। अगर जैसे सपोज करो कि कंपनी में जो है वो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, तो अगर उसका ओनर जो है उसकी कभी डेथ हो जाती है किसी भी वजह से, तो उसकी कंपनी जो है ऐसा नहीं है कि उसी दिन बंद हो जाएगी। ठीक है, उसका जो लीगल हायर है, उसका बेटा है या जो भी है, ठीक है, वो उसको चला सकता है। ठीक है, या फिर जो उसके अदर मेंबर्स हैं वो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी। तो यहाँ पे जितने भी मेंबर्स होते हैं कंपनी में उनकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो पार्टनरशिप फर्म है वहां पे अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। नेक्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट जो है वो हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल का कंसेप्ट है, जो कि कहता है कि जो ओनर है कंपनी का और जो बिजनेस है वो दोनों ही अलग अलग होते हैं। अगर ओनर कोई भी गुड या फिर कोई भी कैश अपने बिजनेस से यूज कर रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने पर्सनल खर्चे के लिए, तो उसको हम ड्रॉइंग्स की तरह ट्रीट करते हैं और उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं। सेम तरीके से अगर कोई ओनर कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है तो इस पे हम उसको इंटरेस्ट पे करते हैं। तो ये हम इसलिए पे करते हैं क्योंकि हम सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट पे जो है वो बिजनेस ऑपरेट करते हैं। देन लास्ट आपका है अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स, जो कि गलत है। कंपनी के केस में शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड नहीं होती। तो हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा हुआ। क्लियर? तो अ जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज लिमिटेड लायबिलिटी। तो यहाँ पे हम इसके फीचर्स पढ़ लेते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी की, जिसका मतलब क्या है कि शेयर होल्डर सिर्फ कितने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जितना उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया सिर्फ उतने के लिए ही लाइबल है। इट हैज परपेचुअल सक्सेशन, मीनिंग कंपनी कंटिन्यूज टू इवन एग्जिस्ट इफ शेयर होल्डर्स चेंज। तो अगर उसके शेयर होल्डर चेंज हो जाते हैं, कोई और आ जाता है, कई कंपनी है, अब वहां पे एम्प्लॉयज आते जाते रहते हैं, तो अगर कोई नया एम्प्लॉय आ रहा है, कोई जा रहा है, तो इससे इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बंद हो जाएगी। नेक्स्ट है इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, मीनिंग इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडर द फीफो मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन गुड्स आर इशूड इन विच ऑर्डर। अब ये आपका अकाउंट से क्वेश्चन है। अकाउंट्स में इन्वेंट्री वैल्यूएशन या फिर मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इससे आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को इवेल्युएट करने के लिए या उसको कैलकुलेट करने के लिए भी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड, जैसे कि फीफो, लीफो, ठीक है, वेटेड एवरेज मेथड। तो यहाँ पे फीफो मेथड में पूछा हुआ है कि गुड्स जो है वो किस ऑर्डर में जो है इशू किए जाते हैं, और ओल्डेस्ट फर्स्ट, न्यूएस्ट फर्स्ट, रैंडम ऑर्डर या हाईएस्ट कॉस्ट फर्स्ट। तो देखो जो फीफो मेथड है इसका फुल फॉर्म है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब जो हमारा पहले का सामान पड़ा हुआ है, पुराना सामान जो है, उसको हम पहले सेल आउट करते हैं, और जो करंट है, न्यू है, उसको हम लास्ट में सेल करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर ए। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। ओल्डेस्ट को हम पहले हम निकालते हैं, सेल करते हैं, उसके बाद करंट को सेल करते हैं। इसका बिल्कुल ऑपोजिट है लीफो मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, पहले करंट वाला सामान जो है उसको बेचते हैं जो बिल्कुल न्यू है, और ओल्डेस्ट को जो है हम बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो द फीफो दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड assumes that the oldest inventory is used first. This is commonly used in businesses where stock has limited shelf life like food and medicine to prevent obsolescence. तो ये किस टाइप के गुड्स में या किस टाइप की इंडस्ट्री में फीफो मेथड देखने को मिलता है, जहां पे
कोई फूड प्रोडक्ट या कोई मेडिसिन वगैरह बन रही है, क्योंकि वो खराब हो जाते हैं, ठीक है, ज्यादा टाइम तक अगर आप रखोगे उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजनिंग का। द ब्रेक इवन पॉइंट इज द लेवल वेयर टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है, रीजन क्या है, एट द ब्रेक इवन पॉइंट द फर्म इनकर्स लॉसेस। अब यहाँ पे इसने बोल दिया कि ब्रेक इवन पॉइंट वो वाला पॉइंट है जहां पे टोटल कॉस्ट जो है वो टोटल रेवेन्यू के इक्वल होता है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट में इन्होंने खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि ब्रेक इवन पॉइंट में लॉस होता है। तो जब इक्वल है कॉस्ट और रेवेन्यू तो लॉस कैसे होगा, ये तो वो वाला पॉइंट होता है जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, हमने पढ़ा था ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन जो है वो फॉल्स है। तो हमारा आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। द ब्रेक इवन पॉइंट इज वेयर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन कहते हैं हम ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, नो लॉस। तो यहाँ पे लॉस हो ही नहीं सकता, तो हम क्यों बोल रहे हैं सेकंड लाइन में कि लॉस जो है होता है ब्रेक इवन पॉइंट में, तो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइंस अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये आपका लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस से क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, आरटीआई एक्ट, कंपटीशन एक्ट, बहुत सारे एक्ट है, एलएलपी, कंपनीज एक्ट, सारा ही आपने डिटेल में पढ़ के जाना है। उससे क्वेश्चन जो है डायरेक्टली आते हैं आपको लॉ से, इनकम टैक्स से, तो इनको एज इट इज इनके रूल्स रेगुलेशन सेक्शन सब याद करके जाना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है आपका, वो इसकी डेफिनेशन जो है कौन से सेक्शन में दी गई है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के कौन से सेक्शन में इसकी डेफिनेशन दी गई है, तो इसकी डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन एच, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो सेक्शन 2 सबसेक्शन एच डिफाइंस अ कॉन्ट्रैक्ट एज एन अग्रीमेंट इन्फोर्समेंट या इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो इन सेक्शन 2 सबसेक्शन एच इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या कॉन्ट्रैक्ट की क्या डेफिनेशन दी गई है, एक एग्रीमेंट जिसमें इनफोर्सिबिलिटी हो बाय लॉ। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एक एग्रीमेंट है और आप उसको, अगर वो एग्रीमेंट पूरा ना हुआ या फिर कोई भी ब्रीच वगैरह हो गया तो आप लॉ कोई हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, और आप जा सकते हैं कोर्ट। क्लियर, दिस मीन्स दैट एनी एग्रीमेंट विद लीगल इनफोर्सिबिलिटी क्वालिफाई अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जो हमने पिछली क्लास में 10 एसेंशियल्स या 8 एसेंशियल्स एलिमेंट्स किए थे, है ना, वो अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है और इट इज इनफोर्सिबल बाय लॉ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी इज। अब टाइप्स ऑफ कंपनी से क्वेश्चन आया हुआ है, आपके पास 3 टाइप्स की कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड 1 पर्सन कंपनी। मेनली और भी टाइप्स की होती हैं, डोरमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी, मीडियम कंपनी, बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेन जो है वो यही होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक एंड 1 पर्सन कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी में पूछा हुआ है कि मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं। तो मैंने ये पहले भी क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है, प्राइवेट कंपनी का एक हमने क्वेश्चन किया था, तो कि प्राइवेट में कितने मिनिमम होते हैं, कितने मैक्सिमम होते हैं, और पब्लिक में कितने मिनिमम और मैक्सिमम होते हैं मेंबर्स। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 200। तो प्राइवेट कंपनी में 200 है मैक्सिमम, मिनिमम कितना है, मिनिमम है 2, पब्लिक में मिनिमम है 7 एंड मैक्सिमम जो है वो कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। तो ये आपने याद रखना है, प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी के मिनिमम एंड मैक्सिमम मेंबर। और 1 पर्सन कंपनी में तो एक ही मेंबर होता है, मेनली वही डायरेक्टर होता है, वही ओनर होता है, सब कुछ वही करता है। चलो यहाँ पे देखो, द कंपनीज एक्ट 2013 स्टेट्स दैट अ प्राइवेट कंपनी कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 200 मेंबर्स। 200 मेंबर्स तक हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी में। अगर 200 से ज्यादा मेंबर हो रहे हैं या आप 200 से ज्यादा मेंबर लेकर आना चाहते हो अपने कंपनी में, तो आपको उसे पब्लिक में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसमें भी पूरा प्रोसीजर होता है, फॉलो करना पड़ता है आपको, तभी आप पब्लिक में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। If the number exceeds this limit, it must be converted into a public company। देखो लिखा हुआ है, अगर 200 से ज्यादा मेंबर्स हो गए तो आपको पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा।
क्लियर, ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ इनविजिबल हैंड इज एसोसिएटेड विद कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल और जेएम केन्स। अब ये आपका एक जर्नल क्वेश्चन है, वैसे इकोनॉमिक्स के ही हैं ये सारे, आपके जितने भी थ्योरिस्ट का नेम दिया हुआ है यहाँ पे। तो इकोनॉमिक्स से, बिजनेस इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि इनविजिबल हैंड का जो कंसेप्ट था वो किससे रिलेटेड है, कार्ल मार्क्स से, एडम स्मिथ से, एल्फ्रेड मार्शल से या फिर जेएम केन्स से। तो ये रिलेटेड है आपके एडम स्मिथ से, जिनको और क्या बोलते हैं, जिनको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। इन्होंने काफी ज्यादा थ्योरीज दी हुई हैं आपके इकोनॉमिक्स में, इसलिए हम इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे कंसेप्ट इकोनॉमिक्स के दिए हैं इन्होंने। चलो पढ़ते हैं थोड़ा सा। एडम स्मिथ इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इनविजिबल हैंड, जिसमें इन्होंने क्या बताया था कि जो इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, दे आर परस्यूइंग देयर ओन इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट, इनएडवर्टेंटली बेनिफिट सोसाइटी एज अ होल। कि आपके जो इंडिविजुअल्स हैं, जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो खुद का इंटरेस्ट जो है वो परस्यू करते हैं, किसके बेसिस पे, सोसाइटी के बेनिफिट के बेसिस के लिए। ठीक है, एज अ होल, कि पूरे सोसाइटी का बेनिफिट हो, इस तरीके से क्या करते हैं, अपने आप को परस्यू करते हैं, अपने आप की चीजें सिलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल इज मेजर्ड एज, हाँ जी, ये भी अकाउंट से क्वेश्चन है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, फिक्स्ड एसेट्स माइनस फिक्स्ड लायबिलिटीज, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, या कैश प्लस बैंक बैलेंस। तो वर्किंग कैपिटल जो है इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब देखो यहाँ पे अगर आपसे पूछें एग्जाम में कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बताओ, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस और नेट में आपको डिफरेंस बताना चाहिए। अगर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल पूछ रहे हैं तो आपका आंसर आएगा करंट एसेट्स ओनली। ठीक है, करंट एसेट्स, ये है आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। अगर नेट वर्किंग कैपिटल पूछा है तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा आपका करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो ये जो फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी का, ये नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का नहीं है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का होता है सिर्फ करंट एसेट्स, इसमें अभी करंट लायबिलिटीज माइनस नहीं हुई होती। क्लियर। वैसे नॉर्मली जो आपका ग्रॉस और नेट वर्ड है वो ज्यादातर डेप्रिसिएशन से काफी जुड़ा होता है। जैसे आपके जो नेशनल इनकम का फॉर्मूला होता है उसमें ग्रॉस और नेट का मतलब होता है, नेट मतलब जिसमें आपने डेप्रिसिएशन माइनस किया हुआ है, ग्रॉस मतलब जिसमें अभी डेप्रिसिएशन एडेड है। ठीक है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल होता है जो डे टू डे खर्चे होते हैं कंपनी के, बिजनेसेस के, उसके लिए जो कैपिटल चाहिए होता है, इसीलिए हम इसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। जैसे छोटा मोटा सामान आप लेकर आ रहे हो, रॉ मटेरियल लेकर आ रहे हो, आप जो है रिपेयर का सामान लेकर आ रहे हो, स्टेशनरी का सामान लेकर आ रहे हो, तो इसके लिए आपके जो भी करंट एसेट्स हैं वो सारे आ जाते हैं वर्किंग कैपिटल में, उसमें से जब आप लायबिलिटीज को माइनस कर देते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल रिप्रेजेंट अ कंपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ एंड इट इज कैलकुलेटेड एज करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ पे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल एंड डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कौन सी स्टेटमेंट हमें बताता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट याद रखना, यहाँ पे हम वर्किंग कैपिटल एक तरीके से देखते हैं कि हमारा कितना इंक्रीज हुआ है वर्किंग कैपिटल या कितना डिक्रीज हुआ है वर्किंग कैपिटल। एंड एक आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है जिसमें हम ये देखते हैं कि कितना कैश इनफ्लो हो रहा है और कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है, वो हमें अपनी लिक्विडिटी पोजीशन बताता है। क्लियर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट इंडिकेट्स अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है, a disclaimer of opinion means the auditor is completely satisfied with the financial records। अब ये ऑडिटिंग से क्वेश्चन है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग इकट्ठा ही आपका यूनिट है जिसमें से ऑडिटिंग से क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, फिर भी आते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग से ज्यादा आते हैं, वेटेज जो है वो अकाउंटिंग की ज्यादा है। अब यहाँ पे पहली स्टेटमेंट में बोला हुआ है क्वालिफाइड रिपोर्ट कौन सी होती है, जो बताती है कि कुछ मिसस्टेटमेंट है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ठीक है, स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन किस टाइप की रिपोर्ट होती है, जिसका मतलब होता है कि ऑडिटर जो है वो सेटिस्फाइड है, मतलब सब कुछ सही है आपके
फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो देखो सेकंड जो स्टेटमेंट है ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इस टाइप का ऑडिट रिपोर्ट होता है जिसमें आपका ऑडिटर जो है वो कुछ क्लैरिफाई नहीं कर पाता, कोई ओपिनियन नहीं दे पाता, क्योंकि उसके पास प्रॉपर एविडेंस या प्रॉपर उसको नॉलेज ही नहीं मिल पाई, उसको पता ही नहीं लग पाया कि इस ट्रांजैक्शन का जो है वो क्या एविडेंस है, या उसको अभी कंफ्यूजन, उसको भी पता नहीं है कि असली में स्टेटमेंट है भी या नहीं। तो जब उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, प्रॉपर एविडेंसेस नहीं मिलते, तो वो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन वाला रिपोर्ट बनाता है जिसमें वो लिखता है कि मैं कोई ओपिनियन अभी नहीं दे सकता। ठीक है। एंड क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है? क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट होता है जिसमें लिख देता है ऑडिटर कि कुछ मिस स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं है पर फिर भी कुछ एरर्स या कुछ जो है गलतियां हैं आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, लेकिन आपका सबसे खराब ऑडिट रिपोर्ट जो है वो एडवर्स ऑडिट रिपोर्ट माना जाता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट होते हैं हमारे पास, ठीक है, जैसे कि आपका क्वालिफाइड, देन आपका अनक्वालिफाइड होता है एक ऑडिट रिपोर्ट का टाइप। अनक्वालिफाइड जो ऑडिट रिपोर्ट है वो सबसे बेस्ट रिपोर्ट मानी जाती है और इसको हम क्लीन रिपोर्ट भी कहते हैं, क्लीन रिपोर्ट, क्लीन ऑडिट रिपोर्ट। इसके बाद हमारा आ जाता है एडवर्स, ठीक है, जो सबसे खराब होती है आपकी ऑडिट रिपोर्ट। एंड लास्ट में डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ठीक है। तो हमारे पास 4 टाइप्स के ऑडिट रिपोर्ट होते हैं, क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड, एडवर्स एंड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो हमारे पास जो 2 स्टेटमेंट गिवन है उसमें से एक सही है, स्टेटमेंट 1 सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो रॉन्ग है। तो हमारा आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, फॉल्स। एक्सप्लेनेशन देखिए, a qualified audit report indicates that misstatements or non-compliance with accounting standards, कुछ गलतियां हैं, कुछ अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स में मिस्टेक हो सकती है, या फिर कोई ट्रांजैक्शन भूल गया हो सकता है आपका अकाउंटेंट। नेक्स्ट है a disclaimer of opinion means the auditor is unable to form an opinion due to lack of sufficient evidence and they are satisfied and not they are satisfied with the record, जो कि आपके क्वेश्चन में गिवन है कि जब वो सेटिस्फाइड होता है विद रिकॉर्ड्स या विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो वो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देता है। क्लियर? तो ये थे आपके ऑडिटिंग के टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट से क्वेश्चन। क्लियर? तो हर चीज को डिटेल में पढ़ के जाना है, कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जा सकता है। तो छोटी से छोटी चीज, छोटे से छोटा पॉइंट हर टॉपिक से आपने उसको याद करना है, क्योंकि एनटीए अब और ज्यादा डिफिकल्ट जो है वो बनाता जा रहा है एग्जाम। तो आपको कोई भी पॉइंट किसी भी टॉपिक का नहीं स्किप करना है, क्योंकि देखो वहां पे आपको अगर दे दिया है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपका टॉपिक है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्या क्या आ रहा है वो नहीं बताता एनटीए, तो वो आपको खुद देखना है कि उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी की सारी आपको पढ़ के जानी है। कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि उन्होंने तो आपको टॉपिक दे दिया है। अब वो क्या पता सिर्फ थोड़ा सा ही पार्ट उसमें से दे, या तो वो कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको हर टॉपिक को पूरा प्रॉपर पढ़ के जाना है, फुल कंप्लीट पढ़ के जाना है, कहीं से भी क्वेश्चन आपको बन के आ सकता है। और आजकल जो ज्यादातर क्वेश्चंस है वो आपको सीक्वेंस बेस्ड, प्रोसेस वाले, स्टेटमेंट वाले, असर्शन रीजनिंग वाले वो ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट करना चाहता है एनडीए, ठीक है। तो आपका टाइम वेस्ट हो इसलिए लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं, ताकि आपको पढ़ने में ही टाइम लग जाए आधा। तो क्लियर? चलो, तो आप जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे इसी तरह के, तभी आपको जो है वहां पे एग्जाम में भी जाके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने आएंगे विद टाइम प्रॉपर। तो टाइम मैनेजमेंट भी आपको आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं जब आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। चलो, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैलेंस ऑफ पेमेंट कंसिस्ट ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी, ठीक है। ये आपको पूरा डिटेल में पढ़ के जाना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट किसे कहते हैं, ठीक है, इसको कौन प्रिपेयर करता है, इसमें क्या क्या चीजें आती है, कौन कौन से टाइप्स के अकाउंट्स इसमें बनाते हैं, फिर उसके बाद उन अकाउंट्स के अंदर कौन कौन से आइटम्स इंक्लूड होती है, देन यूनिलेटरल ट्रांसफर क्या है, करंट ट्रांसफर क्या है, इससे रिलेटेड जो भी चीज है वो सारी पढ़ के जानी है। तो यहाँ पे देखो, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली कैपिटल अकाउंट, और इट कंसिस्ट ऑफ ओनली करंट अकाउंट, या फिर इट कंसिस्ट ऑफ बोथ करंट एंड कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है, इट नीदर कंसिस्ट ऑफ करंट नॉर कंसिस्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? इसका आंसर आ जाएगा बोथ करंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट भी आता है, कैपिटल अकाउंट भी आता है। करंट वर्ड जहां पे भी आ गया इसका मतलब शॉर्ट टर्म से रिलेटेड है। तो जो भी शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन होती है, इंपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, गुड्स का, सर्विसेज का, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हो गई, वो सारी आपकी करंट अकाउंट में आती है।
जो भी लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन हो रही है एक कंट्री की दूसरी कंट्री के साथ, जैसे कि कोई लोन बोरो कर रहे हैं या कोई हम एसेट्स खरीद रहे हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट के आइटम्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। The balance of payment records all economic transaction between a country and the rest of the world। तो जैसे देखो एक बिजनेसमैन जो है वो ट्रांजेक्शन्स करता है या कोई भी एक्टिविटी करता है, ठीक है, अपनी कंट्री में कर रहा है, तो उसके लिए क्या करता है, ये अकाउंट्स बनाता है, अकाउंट्स प्रिपेयर करता है, जिससे इसे पता चले कि मेरी डेली कितनी ट्रांजेक्शन हो रही है, कितनी सेल हो रही है, कितने खर्चे हो रहे हैं, कितनी इनकम हो रही है। तो इसी तरीके से हमारे जो सरकार है, जो हमारा आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट नाम का एक स्टेटमेंट बनाता है, जिसमें वो हम सारी चीजें लिखते हैं या आरबीआई लिखता है कि कितना इंपोर्ट हो रहा है हमारी कंट्री में, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है हमारी कंट्री में, कितना बोरो कर रही है गवर्नमेंट, कितना हम किसी और कंट्री को लोन दे रहे हैं। तो जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हमारी कंट्री की और दूसरी कंट्रीज के साथ हो रही हैं, उसकी सारी ट्रांजैक्शन नोट डाउन करते हैं हम इस स्टेटमेंट में, जिसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पे याद रखना, इसको कौन प्रिपेयर करता है, इसको आरबीआई प्रिपेयर करता है। फिर जब हम इसको बना लेते हैं, स्टेटमेंट को बना लेते हैं, तो लास्ट में हम इसमें क्या कैलकुलेट करते हैं कि हमारा बैलेंस जो है वो सरप्लस आ रहा है या फिर हमारा बैलेंस जो है वो डेफिसिट आ रहा है। ठीक है, सरप्लस आ रहा है तो इसका मतलब हम सही पोजीशन पे हैं, ठीक है, पर ज्यादा भी सरप्लस नहीं आना चाहिए। और डेफिसिट आ रहा है तो इसका मतलब हमें शॉर्टेज है, पैसों की शॉर्टेज है। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा देखो, जब आपके एक्सपोर्ट्स ज्यादा होंगे, जब हम सामान दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, तब हमेशा हमारा जो है चांसेस है सरप्लस आने के। अगर हम इंपोर्ट ज्यादा करेंगे तो डेफिसिट जो है वो होने के चांसेस है। तो इससे क्या होता है, इससे हमारी शॉर्टेज हो जाती है हमारे कंट्री में फॉरेन रिजर्व्स वगैरह की। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है, इसको जरूर करके जाना। तो यहाँ पे देखो, इंक्लूडिंग द करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में आ जाता है जो भी ट्रेड कर रहे हो, सर्विसेज कर रहे हो, रेमिटेंसेज जो वन वे होता है, ठीक है, जैसे कोई गिफ्ट आ रहा है या कोई आपका जो है बाहर से आ रहा है या टूरिस्ट वगैरह। ठीक है, देन कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट, लोन, रिजर्व्स, ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, चल लास्ट क्वेश्चन है आज का। इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑपरेटिंग लीवरेज मेजर द इम्पैक्ट ऑफ। हाँ जी, बिजनेस फाइनेंस से टॉपिक है ऑपरेटिंग लीवरेज। तो यहाँ पे 3 टाइप्स के लीवरेज होते हैं। ठीक है, लीवरेज मतलब डेट। ऑपरेटिंग लीवरेज होता है एक, तो एक आपका होता है फाइनेंशियल लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, एंड लास्ट में होता है कंबाइंड लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज। अब इन तीनों के जो है वो फॉर्मूला है, ठीक है, और आपको फॉर्मूला, 2 फॉर्मूलाज होते हैं इनके तीनों के। आपको एक परसेंटेज वाला फॉर्मूला भी याद रखना है, जो नॉर्मल इनके फॉर्मूला होते हैं वो वाला भी याद रखना है, जो कि आपका कंट्रीब्यूशन वगैरह होता है। ठीक है, ईबीआईटी से, ईपीएस से जो आपका निकलता है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग लीवरेज पूछा हुआ है, क्या मेजर करते हैं हम ऑपरेटिंग लीवरेज में? फिक्स्ड कॉस्ट ऑन प्रॉफिट, डेट फाइनेंसिंग ऑन अर्निंग्स, शेयर प्राइस फ्लक्चुएशंस, या इन्फ्लेशन ऑन कैपिटल बजटिंग। क्या चीज हम मेजर करते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज में? तो ऑपरेटिंग लीवरेज में हम मेजर करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है हमारी, जितना भी प्रॉफिट आ रहा है उसमें। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं फिक्स्ड कॉस्ट से आपका रिलेटेड है ऑपरेटिंग लीवरेज। तो यहाँ पे देखो, फिक्स्ड कॉस्ट ऑन प्रॉफिट, ऑपरेटिंग लीवरेज शो हाउ फिक्स्ड कॉस्ट इंपैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। तो हमारी 2 टाइप्स की कॉस्ट होती है, एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, जो कि आउटपुट के चेंज होने से चेंज नहीं होती, जो चेंज इन आउटपुट से चेंज नहीं होती। देन आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है, ये चेंज होती है विद चेंज इन आउटपुट। ठीक है, ये नहीं होती, ये होती है। अब एग्जांपल, जैसे आपका फैक्ट्री का रेंट है, जहां पे आप कोई सामान बना रहे हो वहां का रेंट है। अब आप चाहे 1 प्रोडक्ट बनाओ, चाहे आप 10 प्रोडक्ट बनाओ, या चाहे आप 0 प्रोडक्ट बनाओ, फिर भी आपको रेंट जो है वो फैक्ट्री का देना ही पड़ेगा। लेकिन अब वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल है रॉ मटेरियल। अब अगर आपने कोई भी सामान नहीं बनाना, 0 सामान बनाना है, तो आपको रॉ मटेरियल नहीं खरीदना पड़ेगा, तो वेरिएबल कॉस्ट कम होगी, रॉ मटेरियल का खर्चा ही नहीं हुआ।
ठीक है। या फिर लेबर अगर स्ट्राइक पे चलेगी, लेबर काम नहीं कर रही है, तो आप क्या करोगे, उसको वेजेस भी नहीं पे करोगे, तो ये क्या हो गया, वेरिएबल कॉस्ट कम हो गया आउटपुट के कम होने से। तो जो आउटपुट के चेंज होने से चेंज हो जाता है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, और जो फिक्स रहती है कॉस्ट, चाहे आउटपुट आपका जीरो भी हो जाए तब भी उसको बोलते हैं हम फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है प्रॉफिटेबिलिटी पे, प्रॉफिट पे हमारे, ये हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज बताता है। तो हायर लीवरेज रेशियो मींस हायर रिस्क बट ऑल्सो हायर पोटेंशियल रिटर्न। तो जिस भी प्रोजेक्ट में जो आपका लीवरेज रेशियो है, मतलब जो डेट का रेशियो है वो ज्यादा होगा, उस केस में रिस्क तो ज्यादा होगा लेकिन रिटर्न के चांसेस भी जो है वो ज्यादा होंगे, क्योंकि आपके बिजनेस में ये लाइन कही जाती है, हायर द रिस्क हायर विल बी द रिटर्न। जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ही रिटर्न आपको मिलता है। जिस तरीके से शेयर मार्केट में लोग इन्वेस्ट करते हैं उसमें भी एक तरीके से रिस्क ही लेते हैं। तो अगर आपने रिस्क लिया, आपने प्रॉपर एनालाइज किया मार्केट को, उसके बाद आप रिस्क ले रहे हो, किसी प्रोजेक्ट में अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो चांसेस हैं कि आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलेंगे। क्लियर? तो ये थे आपके क्वेश्चंस आज के। क्लियर? तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा सारा टॉपिक। तो एक बारी जो है फिर से रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हमने आज की क्लास में कवर किए हैं। ठीक है, चलो। तो आज मोस्टली हमारे टॉपिक जो है वो अकाउंट से रिलेटेड ही थे। ठीक है, तो आपके ये देखो जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में हमने पढ़ा, फीफो मेथड के बारे में पढ़ा, इसके बाद हमने ब्रेक इवन पॉइंट पहले भी डिस्कस किया था, फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, फिर कंपनीज एक्ट में हमने प्राइवेट कंपनी के फीचर्स का एक और पॉइंट कर लिया आज। देन कंसेप्ट ऑफ इनविजिबल हैंड बाय एडम स्मिथ, इसके बाद वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला किया हमने। ठीक है, फिर हमने ऑडिट रिपोर्ट, टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग लीवरेज। तो देखो, या तो आप टॉपिक वाइज पढ़ सकते हो या तो आप क्वेश्चंस के साथ टॉपिक कवर कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। अगर तो आप पहले से ही तैयारी कर रहे हो तो ये बेस्ट तरीका है, क्वेश्चंस के साथ आप टॉपिक पढ़ो। अदरवाइज अगर आप बिगिनर हो तो पहले आप टॉपिक्स को पढ़ो अच्छे से, उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, पहले यूनिट वाइज, उसके बाद मिसलेनियस। क्लियर? तो हमारा जो कोर्स है यूजीसी नेट का फॉर जून 2025 वो स्टार्ट हो चुका है, तो आप उसके लिए एनरोलमेंट करवा सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में तैयारी करवाई जाएगी फॉर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2, जिसमें आपको जो है बहुत ही वेल क्वालिफाइड फैकल्टी बनाएंगी। तो अगर आपका कुछ भी सब्जेक्ट है पेपर 2 जैसे कि कॉमर्स, मैनेजमेंट, सोशियोलॉजी, ठीक है, इंग्लिश, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस आपको पेपर 1 की भी तैयारी कराई जाएगी जिसमें सारे के सारे टोटल 10 यूनिट्स हैं आपके, वो सारे ही डिटेल में करवाया जाएगा। एंड आपको सारे यूनिट्स के हैंड आउट, देन आपके जो है टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, ये सभी आपको जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। क्लियर? तो आप क्या कर सकते हो, पेपर 1 एंड पेपर 2 सभी के डेमो लेक्चर्स के लिए आप दिए गए नंबर पे जो है कॉल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर गिवन है या फिर यहाँ पे जो नंबर गिवन है यहाँ पे आप कॉल करके पूछ सकते हो किसी भी चीज के बारे में जो भी आपको डाउट है। तो यहाँ पे आपको जो है बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। तो आप अगर बिगिनर हो स्पेशली तो अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है। क्लियर? तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।